नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की। उस बैठक में कई लोगों ने आरोप भी लगाया जातीय जनगणना को लेकर कि कई जातियों की संख्या जानबूझकर कम कर दी गई है। स्वर्ण समाज के लोग, अब सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी कि स्वर्ण समाज के लोग जो बिहार में 22% होते थे वो 15% क्यों हो गए। ये तो लालू यादव के राज का डर का परिणाम है। लालू यादव के राज में आतंक का माहौल था जिसके चलते छोड़कर स्वर्ण भाग गए, लेकिन अभी भी उनकी ज़मीन बिहार में ही है, उनकी जड़ बिहार में है। वो बिहार यदा कदा आते भी रहते हैं, लेकिन उनको सर्वे में शामिल नहीं किया गया। तो 22% से घटाकर स्वर्ण समाज को 15% पर पहुँचा दिया गया। तो अब कांग्रेस पार्टी जो सहयोगी है सरकार में वही आरोप लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में जातिगत गणना कई रिपोर्ट सामने आ गई है। इसको लेकर बिहार की राजनीति ही नहीं पूरे देश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त इस कोशिश में है कि कैसे आने वाले चुनाव में इस सर्वे का फायदा उठाया जा सके। तो आने वाले चुनाव में किस पार्टी को इसका कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, ये समझने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, बिहार में सर्वे भी हो गया, रिपोर्ट भी सामने आ गई, तो अब चुनाव नज़दीक हैं, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को इससे कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बिहार सरकार ने जातिवार सर्वे जारी कर दिया है और जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार बिहार में 36% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या भी 27% से ज़्यादा है। सवर्णों की आबादी घट गई है, पहले 22% थी, अब 16% से कम हो गई है और कहा जा रहा है कि इस सर्वे ने देश की राजनीति में फिर से सामाजिक न्याय की बहस को तेज कर दिया है। केवल बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति में देख रही हैं कि राहुल गांधी जो कभी पिछड़े अति पिछड़े की बात नहीं करते थे, अब वो भी आवाज़ उठाने लगे हैं। तो पूरे देश भर में सामाजिक न्याय की बहस को इस आंकड़े ने तेज कर दिया है। पिछले 40 सालों में नेतृत्व और समय के संदर्भ में पिछड़ों की राजनीति को लेकर कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं और जब भी हिंदू एकता का नारा उछाला जाता है बीजेपी जीत जाती है और जब भी सामाजिक न्याय की बात उठाई जाती है, उठती है, तो बीजेपी हार जाती है। अब देखती हैं कि पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे 2015 के चुनाव में, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पे एक बयान आ गया था। उस बयान को आधार बनाकर आरक्षण को बड़ा मुद्दा लालू यादव ने बना दिया था और बीजेपी की हार हो गई थी, क्योंकि बीजेपी को भ्रम था कि 2014 में जो जीत मिली थी उसको ये भ्रम हो गया कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग में भी उसकी पैठ मजबूत हो गई है। लेकिन यहाँ तो आरक्षण को ही मुद्दा बना के लालू यादव ने धूल चटा दिया बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि 2015 के चुनाव में जो बीजेपी को झटका लगा बिहार में, उससे बीजेपी को पता चल गया है कि भाई ऐसी बात नहीं है। अभी भी एक चुनौती है, सामाजिक न्याय का मुद्दा उछलेगा तो हिंदुत्व का मुद्दा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ जातियाँ गोलबंद हो जाएंगी अपने अधिकार की मांग को लेकर, आरक्षण को लेकर। तो बीजेपी चिंतित जरूर होगी। जैसा आपने कहा कि सामाजिक न्याय की बात एक बार फिर से होनी शुरू हो गई है, तो बीजेपी इसका अब सामना कैसे करेगी? देखिए, आरएसएस को आप जानती हैं, आरएसएस बड़ा ही मजबूत संगठन है बीजेपी का और आरएसएस बहुत दिनों से दलितों, अति पिछड़ों के बीच काम कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि जातीय भावना जो है, जातीय गोलबंदी है, उसको तोड़ा जाए, सभी जातियों का हिंदूकरण किया जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रयोग किया और सफल रही, क्योंकि मायावती ने हिंदुत्व के नाम पर मायावती का साथ दलितों ने छोड़ दिया, बीजेपी का साथ दे दिया और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो बीजेपी को लगता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं, उनके अंदर हिंदुत्व की भावना को जगाकर उनको गोलबंद किया जा सकता है, अपने साथ खड़ा किया जा सकता है। और आरएसएस ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहा है। 1983 में आरएसएस ने सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की थी और संघ ने समानता की जगह समरसता शब्द का चुनाव किया था। पिछले 40 सालों में उत्तर भारत में जाति की राजनीति सद्भाव और समानता के आदर्शों के साथ ऊंच नीच और न्याय के बीच लगातार जूझ रही है। और सद्भाव का मतलब न्याय हो ये जरूरी नहीं है,
सद्भाव का मतलब न्याय हो ये जरूरी नहीं है, और कभी कभी न्याय विवादास्पद भी हो सकता है और हिंसा का कारण भी बन सकता है। जैसा बना था मंडल कमीशन जब आया था तो आपको पता है कितने लोगों की जानें चली गई थी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सद्भाव का मतलब ऊंच नीच या असमानता का अंत हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी जो हिंदू एकता स्थापित करना चाहते हैं उन्हें इन चुनौतियों से निपटना है, क्योंकि अब फिर उछाल दिया है एक बार सामाजिक न्याय के मुद्दे को। और जब आरएसएस ने पहल शुरू की उस समय पिछड़ों की बात करने वाली और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाली पार्टियां मजबूत हो रही थी। देखिए, पिछले महीने मोहन भागवत को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हमने अपने ही लोगों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिया है, हमने उनकी परवाह नहीं की, और यह 2000 वर्षों से चलता आ रहा है। जब तक हम उन्हें समानता नहीं देते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे, और आरक्षण उनमें से एक है। आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि ऐसा भेदभाव खत्म न हो जाए। मतलब जिस आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर, आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर लालू यादव ने गुलबंद कर लिया पिछड़ों अति पिछड़ों को बिहार में, उसी पर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस आरक्षण के विरोध में नहीं है। आरएसएस तो चाहती है कि जब तक समानता नहीं आ जाए समाज में तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो आरएसएस का स्टैंड बदला हुआ है और आरएसएस लगातार दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद करने में जुटा हुआ है। जैसा आपने कहा कि आरएसएस गोलबंद करने में जुटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी अति पिछड़ों और पिछड़ी जातियों के साथ फायदा हुआ है आरएसएस ने जो नहीं। देखिए, बिहार, आपका सवाल समझ गया मैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों के साथ, चाहे पिछड़ी जातियों के साथ अति पिछड़ा, हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं, हर समाज जुड़ा हुआ है। देखिए, लालू यादव अगर 33 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, तो वो जो ओबीसी का राज है बिहार में, वो क्यों है? क्योंकि लालू यादव जब सत्ता में पहली बार आए तो उसकी वजह था कि लालू यादव को केवल यादवों का साथ नहीं मिला, गैर यादवों का भी साथ मिला, अति पिछड़ी जातियों का साथ मिला, कुर्मी कुशवाहा का साथ मिला, दलित का साथ मिला, पासवान का साथ मिला, मुसहर का साथ मिला, यानी जो भी दूसरी जातियां थीं उनका भी साथ मिला, और लालू यादव एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। मुलायम सिंह केवल यादवों के समर्थन से मजबूत नहीं हुए, बल्कि दूसरी जातियों के लोग भी उनके साथ गुलबंद हुए, आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय के नारे को लेकर गुलबंद हुए और उनकी साख बढ़ी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां एक जाति एक परिवार वाली पार्टियां अब बन गई हैं। पहले वाली बात तो है नहीं। पहले इन पार्टियों में महत्वपूर्ण नेता होते थे हर जाति के, उनकी अलग पहचान होती थी। लेकिन अब तो आरजेडी का मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, चिराग पासवान का मतलब एलजेपी, तो जातीय नेता बन गए हैं और इनकी पार्टी जातियों तक ही अब सीमित रह गई है। दूसरी जो छोटी छोटी जातियां थी वो इनके साथ पूरी तरह से गोलबंद नहीं है, और कालांतर में चलकर इन जातियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, कई पार्टी बन, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली। कुशवाहा नेता थे, बड़े नेता, जो कल तक लालू यादव नीतीश के साथ थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। नीतीश कुमार, जिनका अलग दल था, उन्होंने बीजेपी से अलायंस कर लिया। मुकेश सहनी का अलायंस हुआ, चिराग पासवान का अलायंस हुआ बीजेपी के साथ। तो जो दूसरी जातियां अलग हुई लालू यादव से, मुलायम सिंह से, वो बीजेपी के साथ आ गई। माने सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाते हुए बीजेपी के साथ आ गई, क्योंकि बीजेपी ने आश्वासन दिया कि हम ही असली पक्षधर हैं अति पिछड़ा समाज का और पिछड़ा समाज का, और हम ही उनका भला कर सकते हैं। तो पार्टियां गुलबंद हुई, अलायंस करके चुनाव लड़ी और बीजेपी को बहुत सफलता भी मिली। बीजेपी भले ही खुद को पिछड़ों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बताती है, लेकिन बीजेपी ऐसा करते हुए भी अपने स्वर्ण वोट बैंक को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के चक्कर में कहीं जो स्वर्ण पूरी तरह से गुलबंद है उसके पक्ष में, वो न छोड़ दें। तो स्वर्ण वोट बैंक के लिए बीजेपी की ये प्रतिबद्धता थी कि हम आपका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और इसी का परिणाम है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, पीएम मोदी ने दिया। उससे स्वर्ण खुश हुए,
क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सवर्ण थे उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने लगी, उनको रिजर्वेशन मिलने लगा। और इस बीच राहुल गांधी जातिगत न्याय की लड़ाई तेज कर चुके हैं। राहुल गांधी को कभी आपने जाति की बात करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अब राहुल गांधी हर जगह जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के जाति सर्वे ने, नीतीश कुमार के जो सर्वे है जाति आधार पर, उसने इस बहस को एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में ला दिया है, सामाजिक न्याय को। ये सर्वे बीजेपी की हायरार्की वाली राजनीति पर एक तरह से हमला है, जिसमें 2024 के चुनाव का मूड सेट कर दिया है। क्योंकि अब नीतीश कुमार, लालू यादव, आपने लालू यादव को सुना होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसको जगह मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, राजनीति में। और अब जो आरक्षण, जो जातीय जनगणना का रिजल्ट आया सामने, उसके बाद माना जा रहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा बिहार में। लालू यादव ने ये कह दिया है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। जी, लालू यादव ने कह दिया है, संकेत तो पहले ही दे दिया था। और अब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की, उस बैठक में कई लोगों ने आरोप भी लगाया जातीय जनगणना को लेकर कि कई जातियों की संख्या जानबूझकर कम कर दी गई है। स्वर्ण समाज के लोग, अब सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी कि स्वर्ण समाज के लोग जो बिहार में 22% होते थे वो 15% क्यों हो गए। ये तो लालू यादव के राज का डर का परिणाम है। लालू यादव के राज में आतंक का माहौल था, जिसके चलते छोड़कर स्वर्ण भाग गए। लेकिन अभी भी उनकी ज़मीन बिहार में ही है, उनकी जड़ बिहार में है। वो बिहार यदा कदा आते भी रहते हैं, लेकिन उनको सर्वे में शामिल नहीं किया गया। तो 22% से घटाकर स्वर्ण समाज को 15% पर पहुँचा दिया गया। तो अब कांग्रेस पार्टी जो सहयोगी है सरकार में, वही आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल शर्मा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आप देख ही रही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई अब 3 डिप्टी सीएम बनाइए, एक अति पिछड़ा, एक मुसलमान, एक दलित। तो डिप्टी सीएम 3 बनाइए नीतीश जी, ये मांग होने लगी है। तो परेशानी तो बढ़ेगी सबकी, क्योंकि नए नए छात्र पैदा होंगे। जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आने के बाद हर जातियों के अधिकार को लेकर नए नए नेता सामने आएंगे। हो सकता है कि मंडल के तर्ज पर खूनी संघर्ष भी हो जाए। मैंने कहा ना कि कभी कभी न्याय की लड़ाई में हिंसा भी हो जाती है। उसमें कई बड़े नेता उभर कर आएंगे और वो नींद हराम कर देंगे पुराने जो बड़े नेता हैं। तो कई तरह परिवर्तन आएगा और देखना अब है कि मोदी कैसे लड़ेंगे। जी, क्या आपको नहीं लगता है सवाल आना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए तो अब एक नया चुनौती है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा नहीं था कि नीतीश सरकार जारी कर देगी रिपोर्ट। तो वो तो यही मान के चल रहे थे कि हम आरोप लगाते रहेंगे, नीतीश सरकार रिपोर्ट जारी करेगी नहीं। पीएम मोदी या उनकी पार्टी जातीय जनगणना का विरोध तो कर नहीं रही है, कर भी नहीं सकती है, क्योंकि उल्टा पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस देश भर में जातीय सर्वे की मांग करके अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा मंगलवार को कि जगदलपुर में एक रैली में गए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नया नारा उछाला है कि जनसंख्या के हिसाब से अधिकार मिलने चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। और अब कांग्रेस कह रही है कि बहुसंख्यकों को मिलना चाहिए ज़्यादा अधिकार। उसमें भी मुसलमानों का है। अब अल्पसंख्यक तो मुसलमान भी हैं, अब तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार भी हैं। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि अब कांग्रेस कह रही है कि जनसंख्या के आधार पर अधिकार मिले, तो क्या इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीन लिया जाए? तो उसकी काट बीजेपी खोज रही है, ऐसा नहीं है। तो अब बीजेपी खोज रही है और कांग्रेस भी तो स्वर्ण जाति के नेताओं की पार्टी है। स्वर्णों का ही समर्थन था कांग्रेस को पहले, उसके ही वोटर बीजेपी के साथ चले गए कालांतर में। तो कांग्रेस में भी इस जातीय सर्वे का एक तरह से विरोध हो रहा है, भले खुलाआम नहीं हो रहा है, लेकिन अब जातीय सर्वे पर उंगली उठाई जा रही है तो विरोध ही हो रहा है। तो मानकर चलिए कि जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाएगा, आरक्षण का मुद्दा उठाएगा पूरा जोर शोर से। और बीजेपी के पास तो सबसे बड़ा हथियार वही है, हिंदुत्व का, उसको उठाएगी। और इसके साथ ही ये बताने की कोशिश करेगी कि ये लोग जाति के नाम पर हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे।
क्या उपाय निकालेगी बीजेपी? वही बीजेपी समझाने की कोशिश करेगी कि इनको आपके भलाई से मतलब नहीं है। 33 साल से बिहार में ओबीसी की सरकार है, क्या हो गया ओबीसी का, क्या बदला? लालू नीतीश की ही तो सरकार है 33 साल से, अब क्यों नहीं बदला? उनकी परिस्थिति क्यों नहीं बदली? क्यों उनको आज भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है? क्यों उनको विशेष प्रावधान की जरूरत पड़ती है? तो बीजेपी कहेगी कि देखिए केवल आरक्षण तो रहेगा जारी है, हमारी सरकार भी आरक्षण का पक्षधर है, और मोहन भागवत भी सफाई दे रहे हैं कि भाई जब तक समानता नहीं आ जाए तब तक आरक्षण जारी रहेगा। आपको लगता है कि इस देश में कभी आर्थिक समानता आएगी? बिल्कुल। सामाजिक समानता आ जाएगी? बहुत मुश्किल काम है। तो आरक्षण भी कभी खत्म नहीं होगा। बीजेपी भी आश्वासन दे रही है, तो ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो मानकर चलिए कि 2024 की जो लड़ाई होगी बड़ी कांटे की लड़ाई होगी, और इंडिया गठबंधन अगर एकजुट रहा, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर तो घमासान मचा हुआ है। बिहार में ही कैसे सीटों का बंटवारा होगा बड़ा मुश्किल है कहना। उत्तर प्रदेश में वही हाल है, कांग्रेस के लिए 5 से ज़्यादा सीट छोड़ने के लिए अखिलेश तैयार नहीं है, नीतीश कुमार अपना सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को 10 से कम सीट नहीं चाहिए, वाम दलों को भी 10 सीट चाहिए, 40 सीट ही है। तो बिहार में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, ममता दीदी कितना सीट छोड़ेंगी वाम दलों के लिए, कई अहम सवाल हैं। लेकिन अगर फिर भी सहमति बन जाती है और हर सीट पर एक उम्मीदवार अगर उतारा जाता है, तब चुनौती बीजेपी की बढ़ेगी। बिहार के जातिगत सर्वे का रिपोर्ट जब से सामने आया है तब से पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है, और अब आने वाले चुनाव में एक नया मुद्दा उठ सकता है, वो है सामाजिक न्याय का। अब कौन सी पार्टी किस तरीके से इसका फायदा उठाती है, और भाजपा के लिए ये एक चुनौती कैसे साबित हो सकती है, ये हमने अभी समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष से। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस सर्वे का बिहार सरकार कितना फायदा उठाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।